फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं आप सबका वेलकम करती हूं इस चैनल में, जहां आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कंसेप्ट सीखते हैं विद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, राइट। तो आज मैं आपके लिए कौन सा सेशन लेके आई हूं? आज मैं लाई हूं जेनेटिक्स का 4th सेशन, है ना। जेनेटिक्स के वीडियोस बच्चों को अच्छे लग रहे हैं, ऐसा वो कमेंट में लिख रहे हैं और मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि मैम और बनाते जाइए अलोंग विथ क्वेश्चंस। सो हियर एम आई विद द 4th वीडियो ऑफ जेनेटिक्स। और आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलिज्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जेनेटिक्स की शुरुआत हुई कहां से थी। कौन था जो ये पहली बार बताया था कि कुछ तो ऐसा चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता है और पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में दिखते हैं। ये पहली बार कौन बोला था? ये पहली बार आपके बोले थे ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है मेंडलिज्म। आज हमारा टॉपिक है मेंडलिज्म। अब ये मेंडलिज्म मतलब क्या है? मेंडलिज्म मतलब है कि यहां पे हम वो चीजें स्टडी करेंगे जो मेंडल सर ने हमें विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिखाया था। सो पहले इट वाज मेंडल हु सेड दैट कुछ तो ऐसा है, देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, जो पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग में जाता है। अब वो क्या था वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जीन, राइट। लेकिन मेंडल को नहीं पता था कि वो जीन है। मेंडल कॉल्ड इट समथिंग एल्स, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। सो आपके जो मेंडल सर हैं ये बॉर्न कब हुए थे? He was born in 1822 and he conducted his experiments on genetics. लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके काम को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। सब सोचे ये पागल है, ये कुछ भी कर रहा है। प्लस मेंडल को भी अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। जब आप अच्छे से स्टडी करते हो, जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो एग्जाम हॉल में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखता है। यस और नो? आप बोलते हो कि नहीं ये तो सही है, मेरे को तो 50 मार्क आने ही चाहिए आउट ऑफ 60, इट इज इनएविटेबल, आई विल गेट 50 आउट ऑफ 50, राइट। क्योंकि आप स्टडी किए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जानते हैं कि आप कहीं गलती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेंडल लैक्ड द कॉन्फिडेंस। उसने जब अपने पेपर्स दिखाए थे कभी उसके वर्क को सराहाया नहीं गया, कोई उसके वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन मेंडल के डेथ के बाद, है ना, मेंडल के डेथ के बाद जब वो सेम पेपर्स चेक किए गए, जब फिर से एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया गया तो समझ में आया नहीं मेंडल तो सही बोला था। तो ये कौन लोग थे जो मेंडल के काम को फिर से दोबारा ये किए थे कि नहीं मेंडल ने सही बोला था? इट वॉज कॉरेंस, शरमार्क एंड हुगो डे व्राइस। हुगो डे व्राइस, कॉरेंस और शरमार्क ये 3 साइंटिस्ट थे जो मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर किए थे, ठीक है। सो जस्ट गुलजार को तो सब जानते ही हो तुम लोग, है ना। ही राइट्स वेरी ब्यूटिफुल पोएम्स एंड शायरीज, पढ़ते भी हो तुम लोग। गुलजार जब तक मतलब वो था, हिज वर्क वॉज नेवर 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 अप्रिशिएटेड। लेकिन आज देखो सब लोग उसके काम को पढ़ते हैं, स्टेटस में डालते हैं, व्हाट्सएप के, इंस्टा में, है ना। हम भी मेंडल जी के जाने के बाद हम उनके नाम का मेंडलिज्म पढ़ते हैं, है ना। सो ये मेंडल के लाइफ के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट था, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो मेंडलिज्म में हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है आपका ग्रेगोर जोहान मेंडल है। कौन है? ग्रेगोर जोहान
मेंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये ग्रेगोर जोहान मेंडल जी जो थे, जो आपके मेंडल चाचा थे, जब तक वो जिंदा थे, क्या बोला मैंने, उसके काम को कभी सराहाया नहीं गया, अप्रिशिएट नहीं किया गया। सो हिज वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट। तो मेंडल के डेथ के बाद वो कौन से साइंटिस्ट थे जो दोबारा से उनके काम को रीडिस्कवर किया था? तो मैं क्या लिखूंगी, हिज वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाई, ये नीट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिज वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाई, कौन कौन रीडिस्कवर किए थे इसको? हुगो डे व्राइज, है ना, म्यूटेशन में पढ़ते हो ना इसका, म्यूटेशन थ्योरी एवोल्यूशन में, हुगो डे व्राइज, साथ में कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शर्मार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, है ना, जो आपके मेंडल के काम को उनके डेथ के बाद दोबारा रीडिस्कवर किए थे। अब मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स किसके मदद से करते थे? मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है गार्डन पी के ऊपर करते थे, मटर, है ना, गार्डन पी के ऊपर करते थे। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, ठीक है, मटर के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। अब बात यह है कि वो गार्डन पी क्यों चुने थे? वाई डिड ही चूज गार्डन पी? गार्डन पी में उनको ऐसा क्या दिखा था कि वो गार्डन पी ही चूज किए थे? ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन है, समटाइम्स नीट में भी आ सकता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में। सो प्लीज लर्न इट बाय हार्ट। रीजंस फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ सिलेक्टिंग गार्डन पी? नंबर 1, पी जो है ये आपका स्मॉल साइज्ड प्लांट है। क्या है? स्मॉल साइज्ड प्लांट, ठीक है, स्मॉल साइज्ड प्लांट। दूसरा आपका ये जो पी है ये आपका एनुअल प्लांट है जिसका लाइफ स्पैन केवल और केवल 3 to 4 मंथ्स है। 3 to 4 मंथ्स में जो मटर आ गया उससे वो एक्सपेरिमेंट कर लिए, फिर दोबारा वो एक्सपेरिमेंट फिर से 3-4 मंथ्स आफ्टर न्यू पीस लगा के वो कर सकते हैं। तो पी क्या है? इट इज अ एनुअल प्लांट। और इसका लाइफ स्पैन क्या है? इसका लाइफ स्पैन है 3 to 4 मंथ्स, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स लाइफ स्पैन है। थर्ड वन क्या है? थर्ड है कि पी में अगर हम देखें सो वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हमें दिखेगा। पी को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? ऑब्वियसली बिकॉज टू स्टडी द कैरेक्टर्स ऑफ द गार्डन पी। तो गार्डन पी के पास क्या है? गार्डन पी हैज वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है, क्या है इसमें? वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स जो है ना, वो पी प्रोड्यूस करता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, जिससे हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट और अच्छे से कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद पी में बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है? पी जो है ये करता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। पी जो है इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग, लेकिन हम चाहे तो इसका सेल्फ पॉलिनेशन रोक करके हम इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं।
तुम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सुना होगा। मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूं, पहले पहले रीजन लिख लूं मैं। जी क्या है? प्योर लाइंस, यानी कि होमोजाइगस कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, ठीक है। प्योर लाइंस और प्योर ब्रीड्स आर अवेलेबल। तो पहले मैं यहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। सब लोग जानते हो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? मान लो आप दो फ्लावर है, राइट, दो फ्लावर है, ठीक है। यहां मैं इस तरीके से दो फ्लावर बना देती हूं, ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, ठीक है। ये फ्लावर जो है इसके पास मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है, और ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन यहां से यहां जा रहा है। ये दूसरा फ्लावर है, इसमें केवल और केवल मान लो तुम्हारा स्टेमन है, फीमेल ऑर्गन नहीं है। तो ये फ्लावर जो है ये दूसरे फ्लावर में जाके अपना मेल गैमीट डालेगा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपके जो पी है इट वाज सेल्फ पॉलिनेटिंग, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रैक्टिस करता था क्योंकि इसके पास दोनों ऑर्गन्स अवेलेबल थे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। तो मेंडल सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोका ये हमें पढ़ना है कि हाउ डिड मेंडल स्टॉप सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप ये जो मेंडलिज्म के मैंने इधर पॉइंट्स लिखाए हैं आपको, ये आपको क्लियर है। इट इज द बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं क्या पढ़ाने वाली हूं कि मेंडल कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, वो कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो नाउ आई विल स्टार्ट विथ अ टेबल एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आपका टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विथ मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल जो है, ठीक है, मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है ये आपके मेंडल ने चूज किया था, करेक्ट। चलो नेक्स्ट है, पहला है वी स्टार्ट विथ कैरेक्टर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। कैरेक्टर नंबर मतलब पहले वो कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट किए थे, कौन सा कैरेक्टर लिए थे, कैरेक्टर का फिनोटाइप क्या था, यानी कि कैरेक्टर का ट्रेट क्या था, और क्रोमोसोम नंबर। अब मैं जब यहां पे फिनोटाइप लिखूंगी, ठीक है, मैं पहले यहां पे डोमिनेंट फिनोटाइप लिखूंगी, उसके बाद मैं रिसेसिव फिनोटाइप लिखूंगी, ठीक है। चलो नंबर 1 मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था? इट वॉज द कैरेक्टर सीड शेप, यानी कि आपका जो मटर होता है उस मटर के सीड का शेप क्या होता है। सो मेंडल टुक द कैरेक्टर सीड शेप। अब सीड शेप के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं। रिमेंबर हमारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर इज एनी ऑब्जर्वेबल थिंग दैट वी आर सीइंग। उस कैरेक्टर के फिर से 2 ट्रेट होते हैं, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो यहां पे हमारा कैरेक्टर क्या है? सीड शेप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप विल बी राउंड और रिसेसिव में फिनोटाइप विल बी रिंकल्ड। ये आपके पी के क्रोमोसोम नंबर 7 में प्रेजेंट होते हैं। अब आपका जो पी है ना, पी इज अ डाइप्लॉइड प्लांट, ठीक है, हैप्लॉइड तो नहीं होगा,
P इज अ डाइप्लॉइड प्लांट और P क्या होगा 2n इज इक्वल टू 14। P क्या होगा 2n इज इक्वल टू 14 मतलब P हैज 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। P के पास क्या रहता है 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है P के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 कैरेक्टर नंबर क्या था आपका सीड का कलर। अब सीड का कलर जो है ये कैरेक्टर है, इसके 2 ट्रेट हो सकते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर इज येलो, रिसेसिव कैरेक्टर इज ग्रीन। ये कौन से क्रोमोसोम नंबर में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 has the gene for character seed color which has 2 phenotypes yellow and green। ठीक है, नंबर 3 है आपका फ्लावर पोजिशन। क्या है, फ्लावर पोजिशन। अब फ्लावर पोजिशन कैन बी एक्सियल, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव टर्मिनल। ये कौन से क्रोमोसोम नंबर में प्रेजेंट है, दिस विल बी प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 4। अब बेटा तुमको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है और ये कौन से क्रोमोसोम नंबर में रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 4 फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर क्या होता है, डोमिनेंट में होता है वायोलेट और रिसेसिव में होता है आपका व्हाइट। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 क्या है, पॉड शेप। पॉड मतलब क्या होता है, ये जो आपका P होता है ऐसे भी हो सकता है, इसको इन्फ्लेटेड बोलते हैं, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। पॉड मतलब क्या है, मटर का जो छिलका छिलते हो ना तुम लोग, दैट इज पॉड, जिसके अंदर मटर रहता है ना, उसको पॉड बोलते हैं। तो पॉड का शेप कैसा रह सकता है, इट कैन बी इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6 पॉड कलर। ठीक है, मटर का कलर कैसा रहेगा, इट कैन बी ग्रीन एज डोमिनेंट एंड इट कैन बी येलो। कौन से क्रोमोसोम में रहेगा 1। लास्ट वाला क्या है आपका, लास्ट वन इज स्टेम हाइट, है ना। स्टेम हाइट क्या हो सकता है, डोमिनेंट में टॉल या रिसेसिव में आपका हो सकता है ड्रॉप एंड इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 4। सो दिस वाज द टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम नंबर पे था। सेकंड, डोमिनेंट और रिसेसिव जो आपका फिनोटाइप है, आपका जो फिनोटाइप है डोमिनेंट और रिसेसिव का, ये आपको प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगी। यहां दूसरा मिस्टेक बच्चे लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द सेकेंड मिस्टेक दैट गाइज डू। कौन सा सेकेंड मिस्टेक है, देखो सीड का कलर डोमिनेंट में येलो है, रिसेसिव में ग्रीन है। पॉड का कलर डोमिनेंट में ग्रीन है और रिसेसिव में येलो है, उल्टा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो देखते हैं सीड कलर, कलर मतलब येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है रिसेसिव है, नहीं, सीड कलर के लिए डोमिनेंट येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है। पॉड कलर के लिए डोमिनेंट ग्रीन है, रिसेसिव येलो है। आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द नेक्स्ट लेसन विल बी मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि किस तरीके से मेंडल ने क्रॉसिंग को कंटिन्यू किया था। टिल देन आप एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, चलो, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया है कि मेंडल का ये टेबल क्या बोल रहा है। आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे विथ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किससे स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो लेट्स डू इट। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है? हम यहां पे केवल और केवल एक ही कैरेक्टर स्टडी करेंगे। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यहां केवल और केवल हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने परफॉर्म किया था उसको हम क्या बोलते हैं? मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स है जो मेंडल जी क्या किए थे? मेंडल जी परफॉर्म किए थे टू डिस्कवर दीज थिंग्स दैट वी आर स्टडिंग टुडे। तो मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ने मेंडल ने कैरेक्टर कौन सा स्टडी किया था? मेंडल ने कैरेक्टर लिया था आपका स्टेम हाइट, और हमें पता है कि इस स्टेम हाइट के फर्दर दो ट्रेट्स होंगे, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया था? ही सिलेक्टेड प्योर लाइन्स और प्योर ब्रीड्स। ठीक है, उन्होंने क्या सिलेक्ट किया था? ही सिलेक्टेड प्योर लाइन्स और प्योर ब्रीड्स, मतलब होमोजाइगस पेरेंट्स थे, है ना, कोई मिलावट नहीं था, पूरे के पूरे होमोजाइगस पेरेंट्स उन्होंने लिए थे, हेट्रोजाइगस नहीं लिए थे। हेट्रोजाइगस में क्या होता है? हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहता है, लेकिन मेंडल ने क्या लिया था? प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स मतलब कोई मिलावट नहीं है। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो केवल और केवल सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर रहेंगे, अगर रिसेसिव कैरेक्टर है तो केवल और केवल सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर रहेंगे। तो ही सिलेक्टेड प्योर लाइन्स और प्योर ब्रीड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। अब मैंने आपको बोला है कि पी जो है इसके पास मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हैं, तो मेंडल नहीं चाहता था कि जो ऑफस्प्रिंग वो स्टडी करे वो सेल्फ पॉलिनेशन का ऑफस्प्रिंग हो। मेंडल वांटेड ऑफस्प्रिंग ऑफ, किसकी ऑफस्प्रिंग मेंडल चाहता था? मेंडल चाहता था आपका ऐसा ऑफस्प्रिंग जो क्रॉस पॉलिनेशन से हुआ हो। लेकिन आपके पी फ्लावर में ऑलरेडी स्टेमन और कार्पेल यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों प्रेजेंट है, राइट? दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोका था? मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने पेरेंट प्लांट से स्टेमन को रिमूव कर दिया। जो पेरेंट प्लांट एज अ फीमेल बाहर आ रहा है वहां से स्टेमन को रिमूव कर दिया। तो मेंडल ने क्या किया? पेरेंटल जेनरेशन में मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने किया इमैस्क्यूलेशन। जो फ्लावर को हम एज अ फीमेल फ्लावर ट्रीट करेंगे, मेंडल ने क्या किया उधर? इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन मतलब इट इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन्स इन बड स्टेज। अब स्टेमन को रिमूव करके आपका जो फ्लावर है उस फ्लावर को कवर कर दिया।
मेंडल ने क्या किया, उस फ्लावर को कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग। इसको हम बैगिंग बोलते हैं। क्यों मेंडल ने स्टेमन रिमूव करके फ्लावर को बैग से ढक दिया? ताकि आपका कोई और बाहर से आपका वहां पे पॉलिनेशन ना हो सके, वही पॉलिनेशन हो जो मेंडल चाहता है। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने बैगिंग किया। बैगिंग का मतलब क्या होता है? कवरिंग प्लांट विथ बटर कप पेपर, ठीक है, ताकि कोई और वहां पे पॉलिनेशन ना हो सके। बैगिंग के बाद उन्होंने उस बैगिंग को खोल दिया और डस्टिंग किया। डस्टिंग मतलब क्या? जो पोलन ग्रेन मेंडल को चाहिए था वो फीमेल ऑर्गन में उन्होंने डाल दिया। तो बैगिंग के बाद क्या है? डस्टिंग। डस्टिंग मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट पोलन प्लेस्ड। जो पोलन ग्रेन हम चाहते हैं वही एप्रोप्रिएट पोलन ग्रेन जो है वो प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। डस्टिंग के बाद क्या है? डी बैगिंग। देखो बैगिंग जो है ना, ये जो बैगिंग जो है, बैगिंग के बाद डस्टिंग से पहले दूसरा स्टेप होता है, दैट इज डी बैगिंग। बैग को पहले खोलेंगे फिर ना डालेंगे, और लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो फिर से हम रीबैगिंग करेंगे ताकि दूसरा कोई पोलन ग्रेन ना आ सके। तो ये पांचों स्टेप किस लिए हो रहा है? ये पांचों स्टेप बस इसीलिए हो रहा है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ना हो उसके वजह से आपका बैगिंग, डीबैगिंग, रीबैगिंग हो रहा है। तो पहले क्या हुआ? पहले आपका फीमेल फ्लावर था वहां से स्टेमन रिमूव हो गया और फ्लावर को हम क्या कर दिए? ढक दिए। फिर से हम उस पैकेट को खोले। पैकेट को खोलने के बाद जो पोलन ग्रेन हमें चाहिए उसमें हम वापस से डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम? डस्टिंग। उसके बाद क्या किए? रीबैगिंग। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था? आपका जो टॉल प्लांट था, टॉल प्लांट वॉज अ फीमेल एंड ड्वार्फ प्लांट वॉज अ मेल, ठीक है। टॉल प्लांट वॉज अ फीमेल एंड ड्वार्फ प्लांट वॉज अ मेल। तो इसका क्या हुआ? इसका इमैस्कुलेशन हुआ है ना। इसका क्या हुआ? इसका इमैस्कुलेशन हुआ है। तो इसके पास किसका पोलन ग्रेन जाएगा? ये ड्वार्फ का पोलन ग्रेन इधर जाएगा। जो डस्टिंग हुआ था ना वो ऐसे हुआ था, ठीक है। अब टॉल और ड्वार्फ को हम क्या किए? टॉल और ड्वार्फ को हम क्रॉसिंग करवाए। एक ही कैरेक्टर लिए हैं, एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट लिए हैं। अब जो यहां से F1 जेनरेशन निकला था, F1 और फर्स्ट फीलियल जेनरेशन, ठीक है, F1 और फर्स्ट फीलियल जेनरेशन में मेंडल को क्या मिला था? मेंडल को टॉल प्लांट मिला था, ठीक है। और F2 जेनरेशन में मेंडल ने क्या किया था? F2 जेनरेशन में मेंडल ने इन टॉल प्लांट का सेल्फ क्रॉसिंग किया था। सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ टॉल प्लांट, ठीक है। उसके बाद यहां से जब सीड्स को कलेक्ट किया गया तब हमें क्या देखने को मिला था कि टॉल और ड्वार्फ दोनों मिला है, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ दोनों मिला है। तो मेंडल ने बेसिकली क्या किया था? अगर मैं साइड में इसको करूं, मेंडल ने टॉल इनटू ये लिया था, हेट्रोजाइगस टॉल नहीं लिया था, क्योंकि मेंडल ने क्या लिया था? प्योर लाइंस, है ना, प्योर लाइंस और प्योर ब्रीड्स लिया था। तो मेंडल ने केवल और केवल होमोजाइगस कैरेक्टर लिया था। यहां से F1 जेनरेशन में क्या निकला? कैपिटल T स्मॉल t। F2 जेनरेशन में मेंडल ने इनका सेल्फिंग करवा दिया, तो क्या निकला? ये, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये तीनों टॉल है और ये एक क्या है? ये एक ड्वार्फ है, ठीक है। ये तीनों टॉल है और ये एक ड्वार्फ है। तो मेंडल को ये चीज आपका मिला था वाइल डूइंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
और ये कैसे किया था उन्होंने? विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्टेमन को रिमूव करना और आर्टिफिशियली पोलन ग्रेन इंट्रोड्यूस करना। तो मेंडल ने ये चीज किया था। आई होप आप सबको मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया। दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, जो हाइब्रिड चाहे आप निकाल सकते हो। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से आना चाहिए। तो नाउ लेट्स प्रोसीड विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि किस तरीके से हम इसको अरिथमेटिकली यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे। प्लीज हैव अ लुक एट दिस वन एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, चलो चलो, हमें मेंडल के 7 कैरेक्टर्स पता है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। उसमें से डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये भी हमें पता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स। लेट्स फर्स्ट, मैम आपको एक प्रॉब्लम दिखा देंगी कि किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, चलो लेट्स डू। चलो जेनेटिक्स। अब क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस। ठीक है, चलो इसके अब हम सीधा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हाई लेवल प्रॉब्लम भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लो, ठीक है, तुमको ये क्वेश्चन दे दे, a homozygous tall plant is crossed with homozygous dwarf plant। ठीक है, और आपको बोला है आप यहां पे F2 जेनरेशन निकालो, फाइंड F2 जेनरेशन। आप ये प्रॉब्लम कैसे करोगे? पहले तो यहां पे पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स को देख लेते हैं। पेरेंट्स जो है इट इज टॉल एंड ड्रॉफ, राइट। इसके एलील्स क्या होंगे? ये जब आप पहले पहले करोगे थोड़ा लिख लिख के करना, क्योंकि स्कूल या बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, एफ गैमीट्स क्या क्या निकलेंगे यहां से? कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। F1 जेनरेशन में निकला कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट। F2 में हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, सेल्फिंग करवा रहे हैं ना F2 जेनरेशन में, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? यहां से गैमीट्स निकालेंगे, इसका टी निकलेगा, इसका कैपिटल टी, टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका हम लोग बनाते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बनाते हैं हम? पनेट स्क्वायर। बिना पनेट स्क्वायर का भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कर लेना। पनेट स्क्वायर मतलब क्या है? इधर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, टी स्मॉल टी। यहां पे जो गैमीट्स आपके निकलते हैं वहां हम यहां पे इसको फिल करते हैं, टी स्मॉल टी, यहां से भी टी स्मॉल टी मिला। अब टी इंटू टी, टी इंटू टी, टी इंटू टी। और आज तक हम इसको कैसे करते हुए आ रहे थे? आज तक हम इसको ऐसे ही मैन्युअली सॉल्व करते थे, लेकिन आप इसको पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। अब यहां पे 2 टाइप के रेशियो आते हैं। एक है फिनोटिपिक रेशियो, कि कौन कौन से आपके फिनोटाइप्स प्रेजेंट है और उसका रेशियो क्या है। नेक्स्ट है आपका जीनोटिपिक रेशियो, आपके कौन कौन से जीनोटाइप है और उसके रेशियो क्या है। तो चलो निकालते हैं फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या है आपका? टॉल। ये क्या है? टॉल। ये क्या है? टॉल। और ये क्या है आपका? ड्रॉफ। फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर है, तो कितने आपको टॉल मिले यहां से? 3:1 ड्रॉफ। ये रेशियो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि 3 टॉल 1 ड्रॉफ आपको हमेशा मिलेगा यहां पे।
जीनोटिपिक रेशियो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। एलील्स कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं? कैपिटल टी एक ही बार प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार प्रेजेंट है, स्मॉल टी 1 बार प्रेजेंट है। तो जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या है? 1:2:1। समझ में आया? 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तुम लोग करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ होमोजाइगस tall plant is crossed with heterozygous tall plant। ठीक है, कैसे करोगे इसको? फिर से हम यहां पे पेरेंट्स ले लेंगे। पेरेंट्स हमारे दोनों ही टॉल है, टॉल इंटू टॉल। लेकिन कैसे टॉल है? एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है ना? तो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमीट्स क्या क्या निकलेंगे यहां से निकलेगा कैपिटल टी, यहां से निकलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। F1 जेनरेशन में आपको क्या निकलेगा? इसके साथ इसको कैपिटल टी और इसके साथ इसको कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप F2 जेनरेशन में क्या करोगे? F2 जेनरेशन में आपको करना पड़ेगा सेल्फिंग, इसका सेल्फिंग इसके साथ, इसका सेल्फिंग इसके साथ। तो F2 जेनरेशन में करो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां से क्या क्या निकलेगा आपका? कैपिटल टी सारे टॉल निकलेंगे। यहां से क्या क्या निकलेगा? कैपिटल टी है ना, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या निकलेगा? स्मॉल टी है ना, यही चीज आपका निकलेगा। तो ये आपके प्रॉब्लम सम्स है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम सम्स है जो हम लोग होमोजाइगस टॉल प्लांट लिख के करते हैं या फिर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट लिख के करते हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम थोड़ा धीरे धीरे, हमें पता है यहां पे फिनोटिपिक रेशियो हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 आता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। कब? जब हम प्योर लाइंस ले लेते हैं, जब हम प्योर ब्रीड ले लेते हैं, जब पेरेंट्स टोटली आपके क्या होते हैं? होमोजाइगस। ठीक है ना। चलो अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब पनेट स्क्वायर आप नहीं भी ड्रॉ करके कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में अगर पूछे तो जरूरी है कि पनेट स्क्वायर आप ड्रॉ करके करें। लेकिन क्लास में प्रिपेयरिंग फॉर नीट जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वहां पे हमें शॉर्टकट लगाना है, हमें वहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं मिलता है हमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंडेडनेस इज रिसेसिव टू राइट हैंडेडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? लेफ्ट हैंडेडनेस इज रिसेसिव टू राइट हैंडेडनेस, मतलब लेफ्ट हैंडेडनेस जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है और राइट हैंडेडनेस आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेडनेस इज रिसेसिव टू राइट हैंडेडनेस। क्वेश्चन है, इफ राइट हैंडेड पेरेंट्स हैव लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड, इफ राइट हैंडेड पेरेंट्स हैव लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड, ठीक है, अगर राइट हैंडेड पेरेंट्स के पास लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड है तो आपको यहां पे निकालना है कि पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या रहेंगे, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैसे करोगे इसको। तुम्हें यहां पे बोल दिया है कि जो लेफ्ट हैंडेडनेस है इट इज रिसेसिव टू राइट हैंडेडनेस।
मतलब लेफ्ट हैंडेडनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है, राइट हैंडेडनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो राइट हैंडेडनेस जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि होमोजाइगस राइट हैंडेडनेस है कि हेट्रोजाइगस राइट हैंडेडनेस है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड एक रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर लेफ्ट हैंडेडनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है, इफ लेफ्ट हैंडेडनेस इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, अगर आपका लेफ्ट हैंडेडनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है तो हम इसको केवल और केवल स्मॉल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? लेफ्ट हैंडेडनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है और हमें पता है रिसेसिव कैरेक्टर आपका तभी एक्सप्रेस होता है व्हेन द रिसेसिव अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर। तो आपका जो चाइल्ड है, जो आपका F1 जेनरेशन है, आप मान लो वो स्मॉल आर है। अब पेरेंट्स अगर कैपिटल आर रहेंगे, पेरेंट्स अगर बोले हैं क्वेश्चन में दोनों राइट हैंडेड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेरेंट्स दोनों राइट हैंडेड है, तो अगर पेरेंट्स कैपिटल आर और कैपिटल आर होते तो उनका बच्चा पक्का राइट हैंडेड होता, लेकिन बच्चा उसका लेफ्ट हैंडेड है। तो क्या करेंगे हम? बोलो क्या करेंगे? पेरेंट्स है आपके हेटेरोजाइगस राइट हैंडेड। मैंने बोला है ना रिसेसिव कैरेक्टर आपका कब आता है? रिसेसिव कैरेक्टर पिक्चर में कब आता है? जब आप तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस करोगे, यहां से आपको ये चीज मिल रहा है, साथ ही में ये भी आपका मिल रहा है। तो पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या रहेंगे? आर 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 आर। आपका जो कंडीशन था कि पेरेंट्स राइट हैंडेड है वो भी आपका मिल गया, लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड था वो भी आपका मिल गया, राइट। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, है ना। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। आपको यहां पे पेरेंट्स का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। कब? इफ दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग in the given ratio, if they produce offspring in the given ratio। आपको यहां पे एक रेशियो दिया है F2 जेनरेशन का, क्या? कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, और स्मॉल ए, ठीक है। कैपिटल ए इंडिविजुअल्स आपके 25 आए हैं, 50 आए हैं, 24 आए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स इफ दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन द F2 जेनरेशन, इस रेशियो में। इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें क्या करना है? जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करो। सबसे छोटा नंबर 24 है, उससे जब हम लोग डिवाइड किए हमें यहाँ पे 1 मिला, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल आपका 1 पॉइंट समथिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1:2:1 मिला। तो 1:2:1 आपका कब मिलता है? मैम ने क्या बोला था? जब आपके पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे, यानी कि इस कंडीशन में है कि नहीं, इस कंडीशन में आपका ये रेशियो होगा और यही है आपका पेरेंट्स का जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 generation, in a monohybrid cross in F2 generation, 145 tall and 43 dwarf plants were obtained.
ठीक है, F2 जेनरेशन में कितना मिला है? 145 टॉल और 43 ड्वार्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का जीनोटाइप निकालो, क्या होगा? फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होंगे? अगेन 145 टॉल है और 43 ड्वार्फ है। अगेन हमको छोटा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.something:1। तो ये फिनोटिपिक रेशियो हम कब ऑब्टेन करते हैं? ये फिनोटिपिक रेशियो हम ऑब्टेन करते हैं जब आपके पेरेंट्स ये होता है। सो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है? दिस इज द पेरेंट्स जीनोटाइप। तो ये दोनों क्वेश्चन से क्या समझ में आया? जब आपको F2 जेनरेशन में इसका रेशियो दिया रहेगा, ये हम क्या स्टडी किए थे? A:A। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है 1AA:2AA:1AA। इस टाइप का जीनोटिपिक रेशियो हमें कब मिलता है? तो यहां पे आपका जीनोटिपिक रेशियो दिया है, यहां पे बोल दिया है कितने टॉल और कितने ड्वार्फ। यहां पे आपको निकालना पड़ेगा इसका फेनोटिपिक रेशियो और निकल जाएगा तो आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कैसे, कौन से जीनोटाइप के थे। प्लीज हैव अ लुक इन दिस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे। प्लीज हैव अ लुक इन दीज प्रॉब्लम्स। चलो, आप सब लोग ये प्रॉब्लम्स हम कर लिए हैं। अब हम थोड़ा भी एडवांस प्रॉब्लम करते हैं। तो आज क्या हाईली एडवांस प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? इस क्वेश्चन में बोल दिया है आपको कि ब्लू आईज आर रिसेसिव टू ब्राउन आईज। क्या बोला है? ब्लू आईज जो है दे आर रिसेसिव टू ब्राउन आईज। ठीक है, ब्लू आईज आर रिसेसिव टू ब्राउन आईज, मतलब ब्राउन आईज आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, ब्लू आईज आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। बोला है इफ अ सन हैज ब्राउन आईज, सन के पास क्या है? ब्राउन आईज, बट हिज mother and sister have blue eyes, but his mother and sister have blue eyes। आपको यहां पे फाइंड करना है जीनोटाइप। फाइंड द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। यहां पे आपको पेरेंट्स का जीनोटाइप निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको पता है कि कोई भी अगर रिसेसिव कैरेक्टर है, इफ देयर इज एनी रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट, देन हमेशा रिसेसिव अलील्स जब साथ में रहेगा तभी प्रेजेंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि ब्लू आईज जो है ना, ये हम डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। और ब्राउन आईज आपका बोला नहीं है तो इट कैन बी होमोजाइगस ब्राउन या फिर हेट्रोजाइगस ब्राउन। ठीक है, ब्राउन आईज और ब्लू आईज। ठीक है, ब्राउन आईज जो है आइदर इट कैन बी होमोजाइगस या इट कैन बी हेट्रोजाइगस। ब्लू आईज कैन बी स्मॉल बी। तो अब हम इसको कैसे हम करेंगे? इसको हम करेंगे, यहां पे क्या बोला है? सन के पास ब्राउन आईज है लेकिन मदर एंड सिस्टर के पास ब्लू आईज है। अब मदर के पास अगर ब्लू आईज है तो मदर बिना क्वेश्चन किए स्मॉल बी होगी ही। यहीं से उसके सिस्टर को भी ब्लू आईज मिला है, लेकिन सन का तो कैसा आईज है? ब्राउन आईज। तो फादर को कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? अगर हमें ऑफस्प्रिंग में एक डोमिनेंट चाहिए और रिसेसिव चाहिए तो पेरेंट्स को क्या होना पड़ेगा? एक को रिसेसिव होना पड़ेगा और फादर को हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होना पड़ेगा। कंक्लूजन लिखा दिया था ना। तो फादर अगर हेट्रोजाइगस ब्राउन है और मदर अगर ब्लू है तो बी स्मॉल बी
और बीबी, ये आपका ऑफस्प्रिंग आया, ये आपका सन है एंड दिस इज योर डॉटर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपका HAP2 हाई लेवल प्रॉब्लम 2 करते हैं। चलो क्या बोला है यहां पे, अ ब्राउन आइड मैन, ठीक है, एक ब्राउन आइड मैन है, अ ब्राउन आइड मैन होज मदर, ये जो ब्राउन आइड मैन है इसका मदर क्या था, इसका मदर, इसके मदर के पास था ब्लू आईज, होज मदर हैज ब्लू आईज। ठीक है, एक ब्राउन आइड मैन था, उसके मदर का ब्लू आईज था। अब ये ब्राउन आइड मैन का किसके साथ शादी हुआ, मैरिड अ ब्लू आइड वुमेन, एक ब्लू आइड वुमेन के साथ इसका शादी हुआ, और इस ब्लू आइड वुमेन का पापा कैसा था, ब्राउन आइज था। होज फादर हैज ब्राउन आइज, ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, होज फादर हैज ब्राउन आइज। अब आपको निकालना है व्हाट विल बी द जीनोटाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब मैन एंड वुमेन का जो बच्चा होगा फ्यूचर में, उनके जीनोटाइप कैसे निकलेंगे। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये लग रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे सबका पूरा जनरेशन का बोला है, कुछ नहीं है। सेकेंड वाला लाइन पर हो, मैरिड अ ब्लू आइड वुमेन, अब उसके फादर के पास ब्राउन आइज है, उसके मदर के पास क्या आइज है, हमें नहीं इंटरेस्ट है। अगर ये डोमिनेंट होता तो हम मदर फादर को अच्छे से देखते, लेकिन वुमेन का ऑलरेडी ब्लू आईज बोल दिया है। हमें पता है ब्लू आई होने के लिए हमेशा स्मॉल बी ही होगा। अब वुमेन के पास ब्लू आई है, लेकिन अब ब्राउन आइड मैन होज मदर हैज ब्लू आईज, अब ये जो मैन है इसके पास ब्राउन आईज है और इसके मदर के पास जो है ब्लू आईज था, यानी कि स्मॉल बीबी। ठीक है, तो मैन का फादर क्या था, मैन का मदर का तो ब्लू आईज था, मैन के फादर का क्या था, अगर आपका फादर, इफ योर फादर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल बीबी अगर है तो मैन का कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, ब्राउन आईज होगा। अगर मैन के पास ब्राउन आईज है ना, मदर का ब्लू आई है, फादर का ब्लैक आईज है, तो मदर का ब्लू आई ऑलरेडी बोल दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंडीशन क्या हो सकता है, अगर फादर हेट्रोजाइगस ब्राउन है, अगर फादर हेट्रोजाइगस ब्राउन है और मदर के पास ब्लू आईज है, तो क्या आएगा, बीबी और बीबी, ये भी हो सकता है ना। तो यहां पे हमारे दो केस बनेंगे, वुमेन के साथ जो मैन का शादी हो रहा है, दैट इज, अगर हम दोनों केस में अगर देखें, मैन इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस ब्राउन। क्यों मैन हमेशा हेट्रोजाइगस ब्राउन है, क्योंकि उसके मदर के पास रिसेसिव अलील है। हम उसके फादर को कैपिटल बी भी पकड़ ले या फिर कैपिटल स्मॉल बी पकड़ ले, हमारा मैन क्या आया, हेट्रोजाइगस ब्राउन। तो इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, यहां से बी, यहां से बी और बी, तो जो बच्चे आए वो कैसे होंगे, एक आपका ब्राउन आइड होगा और एक आपका ब्लू आइड होगा, है ना। तो यहां पे मैं दो कंडीशन आपको चेक करवाई भाई, इसके फादर का ब्राउन आईज बोला है, तो ये फादर अगर इसका ब्राउन आई है तो दो कंडीशन बनेंगे ना, ठीक है ना। अगर फादर का ब्राउन आई है तो दो कंडीशन बनेंगे, तो मैंने दोनों कंडीशन से आपको दिखा दिया कि मैन हमेशा आपका हेट्रोजाइगस ब्राउन ही रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे रिसेसिव अलील भी दूसरे पेरेंट के पास है।
समझ में आया? आई होप आप सबको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल ने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके और क्या क्या चीजें निकाली थी, क्या क्या कंक्लूजन था, एंड देन वी विल सॉल्व मोर हायर लेवल प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम्स में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। आज का क्लास यहां तक। अगर आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया, तो काइंडली प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।